हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न बैलेंस स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 17 कोल एंड पेट्रोलियम को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके इस बुक के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर वीडियो हमने इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए प्लीज़। इस चैप्टर में हम बेसिकली कोल के बारे में पढ़ेंगे और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, पेट्रोलियम भी कैसे ऑब्टेन किया जाता है, और कैसे जो है पेट्रोलियम कोल का फॉर्मेशन होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। सो नेचुरल प्रोवाइड अस विथ वेरियस यूजफुल थिंग्स टू फुलफिल आवर नीड। मतलब नेचर ने हमें अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, काफ़ी यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड किए हैं। दीज यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड अस टू बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल। मतलब जो नेचुरल थिंग्स हमें नेचर से मिलती है, जो थिंग्स हमें नेचर से मिलती है उसको नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर हमारे ड्रिंक के पर्पज़ के लिए है। एयर जिसे हम ब्रीथ करते हैं, सॉइल और सनलाइट, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। मतलब ऐसे रिसोर्स क्या होते हैं, पहली बात तो जो हमारी नीड को फुलफ़िल करते हैं वो रिसोर्स होते हैं, ठीक है। और जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। ट्रीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। मतलब ट्रीज़ है, ठीक है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीज़ हमारी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता है। वी यूज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ ट्री। मतलब हम ट्री के हर पार्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वुड है, वुड का यूज करते हैं टू मेकिंग फर्नीचर एंड फ्यूल्स, ठीक है, फ्यूल का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब वुड को फर्नीचर के रूप में भी काम में लेते हैं और एज ए फ्यूल भी हम यूज करते हैं, ठीक है। और वुड से पेपर्स भी बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्लांट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि प्लांट के हम एवरी पार्ट को एज ए हम अपने रिक्वायरमेंट्स की फुलफिल के लिए यूज करते हैं। आगे पढ़ते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स को हम कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को 2 कैटेगरी में क्लासीफाइड करते हैं। एक तो नॉन रिन्यूएबल, मतलब जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, और जिनको रिन्यू किया जाता है वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स आल्सो कॉल्ड इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट अनलिमिटेड, ठीक है। इनको रिन्यू कर सकते हैं हम, लेकिन जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट होते हैं, ये लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, ठीक है। इनको मतलब ये कभी ना कभी तो फिनिश होते हैं, इसलिए एग्जिस्टेबल रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। मतलब ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जबकि ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स है जैसे एयर, वाटर और सनलाइट। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, नॉन मतलब ये इनएग्जिस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। बट कोल, पेट्रोलियम वगैरह जो होते हैं वो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि ये लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। आगे बात करते हैं फॉसिल्स फ्यूल की, ठीक है। तो फॉसिल्स फ्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब फॉसिल्स फ्यूल जो है प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनते हैं, विच गॉट बरीड अंडर द अर्थ, जो कि हमारी अर्थ के अंडर बरीड हो जाते हैं ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस। मतलब जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण काफ़ी सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे अर्थ के अंडर बरीड हो चुके हैं। तो इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म्ड। मतलब इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, ठीक है। कोल है, पेट्रोलियम है, ये नेचुरल और नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, फॉसिल्स फ्यूल के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इनको बनने में काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। अब हम इनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं कोल के बारे में, ठीक है। तो कोल एक ब्लैक कलर का हार्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब कोल जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के मिक्सचर से बनता है, ठीक है।
विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इसमें कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का होता है, कुछ सल्फर का होता है और कुछ फास्फोरस का होता है, ठीक है। कोल इज़ यूज टू बी एज फ्यूल फॉर कुकिंग फूड, मतलब कोल को हम फूड को कुकिंग के लिए यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, ठीक है। कोल का यूज हम रेलवे इंजन्स में करते हैं। टू प्रोड्यूस स्टीम, ठीक है, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, जो थर्मल पावर स्टेशंस में भी इसका यूज किया जाता है कोयले का लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो कोल को हम ज़्यादातर एज ए फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कोल, मतलब कोल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो, कोल टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, मतलब कोल्स को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट, मतलब जो डेंस फॉरेस्ट हैं उनके डेड रिमेन्स से कोल बनता है। इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरियाज, मतलब ऐसे लो लाइंग मतलब नीचे की तरफ के एरियाज जो कि गॉट बरीड अंडर द अर्थ, जो कि अर्थ के अंडर बरीड हो चुके हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम पहले 300 to 400 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है। जो लो लाइंग एरियाज थे जिनमें जो प्लांट्स वगैरह थे वो अर्थ के अंडर, ठीक है, बरीड हो गए हैं, तो उनके डेड रिमेन्स से कोल बनता है। टू नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, सच एज फ्लैडिंग है, अर्थक्वेक है, इनके कारण जो है डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण या नेचुरल फिनोमिनन के कारण, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे गॉट बरीड हो गई और उनके डेड रिमेन्स के कारण ये कोल फॉर्म हो गया। द डेड प्लांट्स कंप्रेस्ड एज ग्रेवल, मतलब जो डेड प्लांट्स थे उनके ऊपर ग्रेवल्स वगैरह गिरी और कंप्रेस हुए और उनके ऊपर जो सॉइल है वो डिपॉजिट होती रही, ठीक है, टाइम टू टाइम। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फ्रॉम द टॉप लेयर द डेड प्लांट्स ग्रेजुअली चेंज इनटू कोल, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण जो डेड प्लांट्स थे, डेड रिमेन्स थे, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, अब देखो इनको कन्वर्ट होने में 300 यानी कि 300 to 400 मिलियन ईयर का टाइम लग गया था, मतलब ये वेरी स्लो प्रोसेस है जो इतना टाइम लग गया था। तो इस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इस स्लो प्रोसेस को, ठीक है, जो कोल बनने की जो प्रोसेस है तो उसको कार्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेज ऑफ कोल, आगे पढ़ते हैं हम डिफरेंट स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, यानी कोल फॉर्मेशन के अलग अलग स्टेज, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट स्टेज क्या होता है, व्हेन वेजिटेशंस गैस बरीड इनटू द अर्थ, मतलब हमारी जो वेजिटेशंस है वो अर्थ के अंदर बरीड हो जाती हैं, मतलब दब जाती हैं। ए मटेरियल कॉल्ड पीट इज फॉर्म्ड, तो जो कोल बनता है, ठीक है, या कोल का टाइप बनता है उसे पीट कहते हैं, तो पीट बनता है। इट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ द पार्टिल डिकेड लीव्स, मतलब जो पीट होता है वो पार्टिल डिकेड लीव्स का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। इट कंटेन्स वेरी लिटिल कार्बन, मतलब इसमें बहुत कम कार्बन होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे लो क्वालिटी का कोल है ये, कौन, पीट, ठीक है। इसमें मॉइस्चर भी कंटेन होता है इन हाई, मतलब हाई क्वांटिटी में मॉइस्चर भी कंटेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, सेकंड स्टेज, पीट गैस कंप्रेस्ड बिटवीन सेडिमेंट्स, मतलब पीट जो होता है और कंप्रेस होता है, ठीक है, लेयर्स में। और एक और ब्राउन कोल मतलब ब्राउन कलर का कोल बनता है जिसे लिग्नाइट कहते हैं, विच इज कंसिस्ट ऑफ कंप्रेस्ड वुडी मैटर, इसमें ज़्यादातर वुडी मैटर यानी लकड़ी के मैटर कंप्रेस होते हैं। वेरी हाई मॉइस्चर, मतलब इसमें जो मॉइस्चर होता है वो पहले स्टेज की तुलना में या पहले स्टेज की कंपेयर में कम होता है, ठीक है। कार्बन कंसिस्ट इन लिग्नाइट में 70% कार्बन होता है और इट इज़ सॉफ्ट एंड क्रम्बल्ड, ठीक है, ये जो होता है सॉफ्ट होता है, क्रम्बल्ड होता है। फिर थर्ड स्टेज में आपका नेक्स्ट टाइप का कोल आएगा, यहाँ पर 4 टाइप के कोल होते हैं, ठीक है। पहली स्टेज में बना है वो कोल है पीट, जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोल है। सेकंड में बना है आपका लिग्नाइट जो उससे बेटर है, और थर्ड में बनेगा वो उससे भी बेटर होगा, ठीक है। थर्ड में बनेगा आपका देखो, ड्यू टू फर्दर कंपोजिशन ऑफ लिग्नाइट कोल, ठीक है। थर्ड में बनेगा बिटुमिन्स बनता है, ठीक है, मतलब लिग्नाइट का और ज़्यादा कंप्रेशन होता है तो
बिटुमिन बनता है। बिटुमिन में 80 से 85% कार्बन होता है, ठीक है। ये थोड़ा ब्रिटल कैटेगरी का होता है, मतलब भंगुर प्रकृति का होता है, ठीक है, ब्रिटल होता है ये। और लास्ट स्टेज में आपका जो सबसे हाई क्वालिटी का कोल बनता है वो है एंथ्रेसाइट, ठीक है। अगर बिटुमिन्स भी और ज़्यादा कंप्रेस होता है या फिर और ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में रहता है तो फिर एंथ्रेसाइट बनता है, ठीक है, फाइनल स्टेज, ठीक है। और इट इज़ हार्ड, एंथ्रेसाइट जो है वेरी हार्ड है और सेमी मेटेलिक है, मतलब मेटल जैसा ही होता है। लस्टर है, मतलब चमकदार है। इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब एंथ्रेसाइट कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। एंथ्रेसाइट में 94 से लेकर 98% तक कार्बन होता है और इट मॉइस्चर कंटेंट वेरी लो एंड इसमें मॉइस्चर भी बहुत कम होता है, जबकि हमने देखा था सबसे फर्स्ट स्टेज थी पीट, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अधिक होता था, ठीक है। इसमें सबसे कम होता है। ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का कोल है, स्मोकलेस है ये, मतलब स्मोक फ्री कोल है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिपेंड्स ऑन इट्स कार्बन कंटेंट, ठीक है। मतलब कोई भी कोल का जो टाइप है वो मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, उसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी। जैसे हम बात करते हैं एंथ्रेसाइट में, ठीक है, 95% तक कार्बन होता है तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू पीट की होगी क्योंकि पीट में जो है सबसे कम कार्बन होता है, ठीक है। तो सबसे हाई होता है एंथ्रेसाइट, उससे कम होता है बिटुमिन्स, उससे कम लिग्नाइट और उससे कम आपका पीट, ठीक है। पीट से कम वुड है, ठीक है। ये लाइट ब्राउन होता है पीट, इसका ब्राउन होता है, इसका ब्लैक होता है और इसका ब्राइट ब्लैक होता है कलर की बात करें तो, ठीक है। और सब हीट और प्रेशर से बनते हैं, मतलब ठीक है, दो चीज़ से बनते हैं। आगे देखो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल। द डिकम्पोजिशन ऑफ कोल एट हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पर कोल का डिकम्पोजिशन होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर के एब्सेंस में। प्रोड्यूस यूजफुल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो उससे यूजफुल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं, ठीक है। कोक है, कोलतार है और नेचुरल कोल गैस है, ठीक है। कोक, कोलतार और कोल गैस, ये तीन जो है इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट हैं वो कोल से हमें ऑब्टेन होते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन से। मतलब हम कह सकते हैं कि कोल से ये तीनों चीज़ें ऑब्टेन होती है, ठीक है। इनमें जो कोक है ना वो प्योरेस्ट फॉर्म और कार्बन है, मतलब कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। कोक क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो देखो, द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस जब करते हैं हम कोल के साथ में, जो उसमें जो सॉलिड बनता है या बचता है उसे कोक कहते हैं। और इट इज़ ग्रेसी ब्लैक इन कलर में ग्रेसी ब्लैक होता है और शाइनी होता है और हार्ड और पोरस होता है। इसमें 98% कार्बन होता है, ठीक है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोक एंड कोक बनता है कोल माइनस इम्प्योरिटीज़, मतलब कोल में से इम्प्योरिटीज़ को और हटा लेते हैं, मॉइस्चर को भी हटा लेते हैं, तब जाके कोक बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं यूजेज ऑफ कोक। तो देखो, कोक की स्मोकलेस फ्यूल, कोक स्मोकलेस फ्यूल होता है, इसका यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स वगैरह होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में, उनको पिघलाने में कोक का यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैस, जैसे प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, ये दोनों टाइप की गैस बनाने में इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। कोक प्लस एयर, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस बनेगा, मतलब प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला है CO+N2, इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ठीक है। कोक प्लस स्टीम तो वाटर गैस बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कोलतार। कोलतार क्या होता है? इट इज़ डार्क ब्लैक ऑयली लिक्विड होता है। कोलतार एक डार्क ब्लैक और ऑयली लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कोलतार में 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। डामर जो देखते हो ना आप, मतलब रोड जो बनते हैं, रोड सरफेस, ठीक है, आजकल जो बनते हैं वो तो खैर अलग चीज़ है, ठीक है, वो विटामिन्स है, बट पहले के टाइम डामर का यूज होता था, उसी को हम कोलतार कहते हैं। तो देखो, कोलतार इज यूज्ड, कोलतार के यूजेज क्या हैं? कोलतार इज यूज टू मेक द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। कोलतार को बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, मतलब दवाइयाँ बनाने में, ठीक है, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, ड्रग्स बनाने में, डाइज बनाने में, पेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में और नैपथलिन बनाने में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, इन चीज़ों को बनाने में कोलतार का यूज किया जाता है।
ठीक है, मतलब कोल तार का वाइडली यूज है। द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद में जो रेसिड्यू बचता है लास्ट में, उसे ही तो कोल तार कहते हैं। तो उसे हम रोड की सरफेसिंग में यूज करते हैं। ठीक है, आजकल नहीं करते, आजकल तो वैसे भी कोल तार ख़त्म सा हो गया। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा कोल तार का यूज करते थे रोड्स बनाने में। ठीक है, आजकल नेक्स्ट देखते हैं कोल गैस। कोल गैस का यूज आपको पता ही है। कोल गैस में ज़्यादातर जो मिक्सर होती है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अदर गैसें होती हैं। और इट इज़ ए फ्लेमेबल गैस, मतलब ये फ्लेमेबल होती है, ये जलती है और इसका यूज किया जाता है। इट इज़ नोन एज टाउन गैस, इसको टाउन गैस कहते हैं। और इसका यूज किया जाता है फॉर बर्निंग, मतलब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी हम कर सकते हैं। और ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, मतलब अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हीटिंग अच्छी होती है। एलपीजी की हीटिंग होती है वैसी इसकी होती है। तो इसका यूजेज देखो, कुकिंग और लाइटनिंग पर्पज़ के लिए हम कोल गैस का यूज करते हैं। और इट इज़ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल, मतलब कोल गैस को एज ए फ्यूल इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मैनी केमिकल प्रोसेस। ठीक है, और बाकी की केमिकल प्रोसेस में भी इनका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। टाइम टू आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स बताने हैं। कोल तार कंटेंस 98% ऑफ कार्बन, ये फॉल्स है। कोक इज द स्मोकलेस फ्यूल, ये सही है। कोल तार इज आल्सो नॉन एज टाउन गैस। ठीक है, तो ये फॉल्स है। एयर एंड वाटर आर इन एग्जिस्टेबल रिसोर्स, ये सही है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, ये भी सही है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, बाकी के सही है। नेक्स्ट है देखो पेट्रोलियम। ठीक है, अब कोल की कहानी खत्म है, अब पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो पेट्रा और ऑलियम वर्ड से मिलके बनता है। पेट्रा का मीन्स है रॉक्स और ऑलियम का मीन्स है ऑयल। मतलब पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल होती है जो कि नेचुरली अकरिंग होती है, डार्क कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड विच इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कोल तार अपने आप में काफ़ी हाइड्रोकार्बन से मिलके बनता है। एंड अदर लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसमें शामिल होते हैं। पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है वाटर से बहुत लाइटर होता है। एंड इज आल्सो इनसॉल्युबल इन इट इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ, मतलब हमारे अर्थ के नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है। बिटवीन द लेयर्स ऑफ इम्प्रीवियस रॉक्स, मतलब इम्प्रीवियस रॉक्स की लेयर्स में। ये देखो इम्प्रीवियस रॉक्स हैं, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, मतलब पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि इसका जो ग्रेट कमर्शियल इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया पेट्रोलियम के बारे में, बट पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, तो हम उसको स्टडी करते हैं। तो देखो पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल होता है। एंड फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक लिविंग इन द सी, मतलब सी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनसे ये बनता है। ठीक है, जो प्लांक्टन और एल्गी वगैरह जो होती है उनसे बनता है। ठीक है भाई, कोल जो बनता है ना वो नॉर्मल सरफेस के नीचे बनता है, मतलब प्लांट्स और वेजिटेशंस जो गॉड बरीड हो गई थी उनसे बनता है। बट ये अर्थ मतलब सी लेवल के नीचे, मतलब समुद्र के नीचे वाले सरफेस के नीचे आपका पेट्रोलियम ज़्यादातर वहाँ बनता है, या फिर नदियाँ होती हैं उनके सरफेस के नीचे बनता है। ए वास्ट क्वान्टिटी ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ मैरिन, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ मैरिन एनिमल्स, मतलब मैरिन एनिमल्स और प्लांट्स के डेड रिमेन्स जो हैं अर्थ सरफेस के बॉटम में सेटल डाउन हो गए थे। ठीक है, और वो भी गॉट बरीड हो गए थे। गॉट कवर्ड विद सेडिमेंट्स, मतलब क्ले और सैंड की सेडिमेंट से वो भर गए थे, मतलब वो कवर्ड हो गए थे। तो उनसे ही तो आपका पेट्रोलियम बना है। ड्यू टू इंटेंस हीट, वही हीट और प्रेशर इन द लोअर रीजन, मोर लेयर्स सेटल्ड ओवर द सीवीड्स। ठीक है, और उनसे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो लिक्विफाइड हो गए और सिप्स डाउन अंटिल रीच ए बेड ऑफ इम्प्रेस रॉक्स, मतलब लिक्विफाइड हो गए, लिक्विफाइड होके वो एक इम्प्रेस रॉक्स के बीच में जो इकट्ठा हो गए। दिस इज हाउ द डेड ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इस प्रकार से जो
डेड ऑर्गेनिज्म हैं सी के अंदर वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हम देखते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं ड्रिलिंग ऑयल वेल्स, मतलब कुएँ खोदे जाते हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस की क्रस्ट में। इन इंडिया ऑयल वेल्स आर फाउंड इन स्टेट ऑफ आसाम। इंडिया में आसाम है और गुजरात है, यहाँ पर जो है पेट्रोलियम के सोर्सेज हैं। और द ऑफ शोर ऑफ द मुंबई, ठीक है, मुंबई में भी पेट्रोलियम के काफ़ी सोर्सेज हैं, मतलब वहाँ पे भी काफ़ी वेल हैं। और डेल्टाज ऑफ गोदावरी और कावेरी जो रिवर्स हैं उनके डेल्टाज में भी पेट्रोलियम के ठीक है वहाँ पे भी वेल्स हैं कुछ। अब देखो पेट्रोलियम जो मिलता है ना वो एक क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड का मतलब एक अनप्लीजेंट स्मेल का एक ऑयल मिलता है, फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है, मतलब उससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो वो रिफाइनरिंग होती है। तो उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखो क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम होता है वो एक उसमें 200 हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, इट कंटेन्स यूजफुल सब्सटेंस लाइक जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल्स है, डीजल्स है, पैराफिन वैक्स है, लुब्रिकेंट ऑयल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कंटेन होती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, मतलब इन सभी चीज़ों को, ठीक है, सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इट कैन बी डन बाई फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जो पेट्रोलियम से ये सारे प्रोडक्ट अलग अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें निकाली जाती है। ठीक है, जैसे इसमें टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, ये फ्रैक्शनल कॉलम है। ठीक है, तो देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे आपके ठीक है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके जो केमिकल्स हैं वो, ठीक है, नेप्थिस वगैरह निकलते हैं। 70 डिग्री पे मतलब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो गैसोलीन यानी पेट्रोल डीजल वगैरह ये निकलते हैं। ठीक है, और फिर कैरोसिन है 120 पे, ठीक है ना, फिर 170 पे आपके डीजल्स हैं, और 270 डिग्री पे आपका लुब्रिकेंट ऑयल्स है, 400 पे आपका फ्यूल है, फ्यूल ऑयल्स, ठीक है, 600 पे आपका रेसिड्यू है, मतलब जो आपका बिटुमिन से रोड सरफेसिंग में काम आता है, ठीक है, वो है। तो यानी कि अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग चीज़ें निकाली जाती है जब हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज डन इन टॉल फ्रैक्शनल कॉलम। अभी जो हमने पीछे देखा था ऐसा बड़ा जो फ्रैक्शनल कॉलम था उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, उसमें ये किया जाता है क्रूड ऑयल इज हीटेड। क्रूड ऑयल को, ठीक है, अबाउट 400 डिग्री पर हीट किया जाता है, ठीक है ना, 400 डिग्री सेल्सियस पर। द ऑयल वेपर्स राइज इन द डिस्टिलेशन टावर। तो ये डिस्टिलेशन जो टावर होता है उसमें ऑयल वेपर राइज होती है और फिर कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, दीज आर सीरीज ऑफ सैलो ट्रेज, मतलब इसमें अलग अलग जो है ट्रेज बनी होती है इन विच दीज वेपर्स गेट कंडेंसेट, मतलब जो वेपर है वो कंडेंसेट हो जाती है, मतलब फिर से लिक्विड में जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है। द फ्रैक्शन विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस फ्रैक्शन का हायर बॉइलिंग पॉइंट है कंडेंस नियर द बेस, वो बेस के नीचे जो मतलब कंडेंस होता है, और जिसका कम है, ठीक है, वो टॉप मोस्ट जो ट्रे है, मतलब ये फ्रैक्शन कॉलम है उसके ऊपर में होता है, और जिसका ज़्यादा होता है तो वो नीचे सेट हो जाता है, मतलब कंडेंस हो जाता है। ठीक है, कंडेंस का मतलब है वाटर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। आगे है द गैस विच गोज आउट ऑफ कॉलम इज नोन एज पेट्रोलियम गैस, मतलब जो कॉलम से बाहर निकल जाती है लास्ट में, ऊपर ऊपर हमने देखा था पेट्रोलियम गैस है वो। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम है, ठीक है, इसको 400 डिग्री के अप्रॉक्स में इसको गर्म किया जाता है, अलग अलग कॉलम बन रहे हैं, देखो ये अलग अलग फ्रैक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, तो वाटर पेपर होती है अलग अलग कॉलम्स में सेट हो जाती है। ठीक है, और उसी हिसाब से चीज़ें निकल जाती है, और जो बिल्कुल इस कॉलम से बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो वो गैस होती है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं वो गैस होती है। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें केमिकल्स है, पेट्रोल है, ठीक है, जेट फ्यूल्स है, पैराफिन, ठीक है, मोम वगैरह, और डीजल है, फिर लुब्रिकेंट्स ऑयल्स है। ठीक है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे चीज़ें बनती हैं। आगे पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम या फिर यूजेज। जैसे
एलपीजी गैस, ठीक है, जिसको आप लिक्विफाइड गैस कहते हो, जो आप घरों में यूज करते हो, ठीक है, होम्स में इसका यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम में पेट्रोल का यूज़ आप फ्यूल्स के में करते हो व्हीकल्स में, ठीक है, कार है, स्कूटर है, ठीक है। और पेट्रोल का यूज एज ए सॉल्वेंट भी करते हो, ड्राई क्लीनिंग जो क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, पेट्रोल से क्लीनिंग होती है ना, ड्राई क्लीनिंग, उसमें पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है केरोसिन, ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका केरोसिन निकलता है और इसका यूज एज ए बिग, ठीक है, बिग मतलब फ्यूल इनका यूज करते हैं। बिग स्टॉप होता है जिसमें बत्ती वाला स्टॉप होता है ना, उसमें केरोसिन का यूज़ करते हैं। और लाइटनिंग पर्पज़ से भी पेट्रोमैक्स लैंप्स जो होते हैं, छोटे वाले लैंप होते हैं, उनमें भी हम केरोसिन का यूज़ करते हैं। और जेट एरोप्लेन्स में भी जो है केरोसिन का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। डीजल का यूज़, ठीक है, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें किया जाता है, जबकि पेट्रोल का यूज, ठीक है, लाइटर व्हीकल्स में किया जाता है, ठीक है। डीजल का यूज हैवी में किया जाएगा, जैसे शिप्स है, ट्रक है, ठीक है, और वाटर पंप को रन करने में भी किया जाता है, मतलब जो इंजन चलता है, ठीक है, खेतों में पानी को मतलब इरिगेशन में, तो उसमें भी डीजल का यूज़ किया जाता है। आगे है लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल जो है लुब्रिकेटेड मशीनरी पार्ट्स, मतलब मशीनरी पार्ट्स में लुब्रिकेंट यूज किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, तो वहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स का यूज आप कैंडल्स बनाने में करते हो, ठीक है, वैक्स पेपर बनाने में करते हो, ठीक है, वैसलीन है, ग्रीस है, शू पॉलिश है, इन सब में पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिटुमिन। तो बिटुमिन जो है उसका यूज आजकल रोड सरफेसिंग में किया जाता है और पेंट्स बनाने में किया जाता है, ठीक है, रोड सरफेसिंग होती है उसमें किया जाता है। आगे देखते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज ए फॉसिल फ्यूल विच इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर पाई जाती है, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द इम्पीरियस रॉक्स, मतलब इम्पीरियस रॉक्स की लेयर के बिटवीन, आइदर अबव अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट, मतलब जहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है उसके आसपास ही ये जो नेचुरल गैस, ठीक है, वहाँ से निकलती है। इट कंटेंस मैनली मैथेन, इसमें मैथेन होता है और स्मॉल अमाउंट में और भी गैसेज होती है, जैसे एथेन गैस, प्रोपेन गैस और ब्यूटेन गैस, ठीक है। और इट इज़ सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस, इसको नेचुरल गैस को पाइपलाइंस के द्वारा सप्लाई किया जाता है। सच पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन द बड़ोदरा, ठीक है, ऐसी पाइपलाइन बड़ोदरा में और दिल्ली के कुछ पार्ट्स में जो है सप्लाई हो रही है। आगे है नेचुरल गैस इज ए कंसिडर एन आइडियल फ्यूल। नेचुरल गैस को आइडियल फ्यूल कहा जाता है क्योंकि इसके काफ़ी रीजन्स है। पहला है कि इट वंस विथ ए ब्लैक स्मोकलेस फ्लेम, मतलब इसकी जो फ्लेम होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है, उसमें स्मोक फ्री होती है। और इट डज नॉट लीव एस, मतलब ये जलने के बाद में कुछ भी एस वगैरह जो है नहीं छोड़ते हैं। और नेक्स्ट है इट हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाई होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये CNG होती है, CNG, C मीन्स कंप्रेस, N मीन्स नेचुरल, G मीन्स गैस, ठीक है। इसको भी अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब इसको कंप्रेस किया जाता है तब जाके इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो देखो इसके यूजेज क्या है। इट इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज़, जैसे LPG का यूज डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए होता है, इसका भी यूज सेम ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है इट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, मतलब इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है बिकॉज ये इको फ्रेंडली है, ठीक है। और इट डज नॉट इमिट हार्मफुल गैसेज, मतलब इससे कोई हार्मफुल गैसेज इमिट नहीं होती है, ये क्लीन गैस है। और ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर वगैरह इससे इमिट नहीं होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर जो है हार्मफुल गैसेज हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड टू रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, ठीक है, मतलब ये एज ए रॉ मटेरियल यूज होती है, ठीक है, केमिकल और फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, मतलब अगर हम कोल और पेट्रोलियम का ज़्यादा यूज करते हैं तो इससे क्या जो है अफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ पे। ओके, तो देखो फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू बी फॉर्म्ड, मतलब इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। ऑल्थो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम डज नॉट कॉज एनी एनवायरमेंट प्रॉब्लम बट इट्स एक्सेसिव यूज इन कॉजिंग सम मेजर एनवायरमेंट्स प्रॉब्लम
लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन। मतलब अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इससे काफ़ी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, और ठीक है, और भी पॉल्यूशन है, एयर पोल्यूशन वगैरह होता है। द रेट ऑफ विच इज वी आर यूजिंग पेट्रोलियम द डे इज नॉट टू फार when the all petroleum reservoir may be depleted and result in energy crisis। मतलब आजकल हम इन फॉसिल फ्यूल का मतलब कोल पेट्रोलियम का इतना यूज कर रहे हैं कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि जब ये सभी ख़त्म हो जाएंगे और एनर्जी क्रिसिस होगा, मतलब एनर्जी के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा कमी पड़ेगी। ठीक है, कोल माइनिंग इज रिपोर्टेड टू कॉज सम मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोल माइनिंग से भी काफ़ी एनवायरमेंट प्रॉब्लम होती है, जैसे मीथेन विच इज ए गैस ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द कोल माइनिंग। यानी कोल माइनिंग करते हैं, कोल से जो माइन से जो कोल निकालते हैं तो मीथेन गैस वहाँ से रिलीज होती है, जो कि इट मे आल्सो अफेक्ट मिक्सड विद ग्राउंड वाटर। ठीक है, मतलब मीथेन गैस जो होती है हमारे ग्राउंड वाटर के साथ में मिक्स हो जाती है और उस ग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट करती है। कोल डस्ट इज आल्सो हार्मफुल। ठीक है, कोल डस्ट भी इंसानों के लिए हार्मफुल होती है। इट मे कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, मतलब हमें सांस लेने से संबंधित यानी कि रेस्पिरेशन से संबंधित जो डिजीज होती है, जैसे टीबी है, अस्थमा है वगैरह। ठीक है, द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स ओवर यूज इट्स इज दैट विल बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 100 ईयर्स बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिजर्व ऑफ कोल। मतलब सबसे ज़्यादा जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब इफेक्ट है, वो ये है कि ये सारे सोर्सेज ठीक है लास्ट 100 ईयर्स में फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं बेटा, क्योंकि इनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। ठीक है, इनका जो प्रोसेस होता है कार्बनाइजेशन वो वेरी स्लो होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, यानी कि हमें इन फॉसिल्स फ्यूल को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस पाई चार्ट में हमें दिखाया गया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन इंडिया, मतलब इंडिया में फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ होता है वो 49% इंडस्ट्री में होता है, 22% व्हीकल्स में होता है और 14% अदर्स में होता है। बाकी होम्स में सिर्फ 10% होता है और फार्म्स, ठीक है, डेयरी फार्म या फिर एग्रीकल्चर फार्म में सिर्फ 5% यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन द लिमिटेड स्टॉक, मतलब हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास लिमिटेड है, सो इन्हें कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, वी शुड डू द फॉलोइंग कंजर्व, मतलब इनको हम कंजर्व करने के लिए कुछ ये हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो वी शुड बी यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक जैसे विंड एनर्जी है, मतलब हमें ऐसे रिसोर्सेज यूज करना चाहिए जो कि रिन्यू हो सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। ठीक है, तो ये हमारी नीड्स को हमें इन एनर्जी से फुलफ़िल करना चाहिए ताकि हम जो ये फॉसिल फ्यूल है उसको कंजर्व कर सकें। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी डू नॉट कॉज पोल्यूशन, मतलब ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं ये पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते हैं, इससे हमारा एटमॉस्फेयर भी सही रहेगा और ये हमारे जो लिमिटेड स्टॉक हैं यानी कि फॉसिल फ्यूल भी कंजर्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम बायोमास, मतलब हमें बायोमास से एनर्जी जनरेट करनी चाहिए। तब PCRA, ठीक है, PCRA मीन्स होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ये एक संगठन है, ये एक संस्था है। PCRA है सजेस्ट, जो कि हमें सजेस्ट करती है कि आप किस प्रकार से पेट्रोलियम को सेव कर सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए, मतलब आपको पेट्रोलियम कैसे आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सकते हो। ठीक है, और उसके कुछ पॉइंट्स है, देखो बाय यूजिंग फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल। ठीक है, हमें ऐसे व्हीकल्स और मशीन यूज करनी चाहिए जो कि फ्यूल को कम यूज करें और हमें ज़्यादा एफिशिएंसी यानी कि काम दें। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ड्राइविंग व्हीकल्स एट ए मॉडरेट स्पीड, मतलब व्हीकल्स को मॉडरेट स्पीड में ड्राइव करना चाहिए ताकि पेट्रोल जो है इंजन कम यूज करें। नेक्स्ट है बाय स्विचिंग ऑफ इंजन्स। ठीक है, मतलब रेड लाइट्स जो होती हैं वहाँ पर हमें अपने व्हीकल्स का इंजन स्विच ऑफ रखना चाहिए जिससे कि कुछ हद तक पेट्रोल डीजल सेव हो। नेक्स्ट है वाई इंश्योरिंग करेक्ट टायर प्रेशर, मतलब अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर को भी करेक्ट रखना चाहिए जिससे कि पेट्रोल डीजल जो है कम यूज हो और रेगुलर हमारे व्हीकल्स की मेंटेनेंस करनी चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग कारपूल्स इन गुड वे टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ द फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। नेक्स्ट है द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब हमें पर्सनल व्हीकल्स की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल के कंजप्शन को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है वॉकिंग डाउन नियरली
प्लेसेज, मतलब जो ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे प्लेसेज पर हमें पैदल ही वॉक करके जाना चाहिए या फिर साइकिल से जाना चाहिए, जिससे कि हमारा पेट्रोल सेव हो सके। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह अपनी बाइक से ही जाएँ, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट आ गया है, टाइम टू आंसर्स। तो इट्स आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड होता है आपका पेट्रोलियम, सॉरी कोल ब्लैक गोल्ड है। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ PCRA, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। नेक्स्ट है इट यूज टू मेकिंग रोड सरफेस, ठीक है, बिटवीन्स। नेक्स्ट है मे कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन वुमेन्स, ठीक है, तो कोल माइनिंग। तो बच्चे चैप्टर आपका कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए इतना सब कुछ करता हूँ और आपसे कोई भी चार्ज पे भी नहीं लगाता कि भाई आप मुझे कुछ पैसा दो इसके बदले, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।